आज हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। माई सेल्फ डॉक्टर शुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? समस्त जीवधारी जो है जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन क्रिया द्वारा करते हैं, अर्थात श्वसन करते हैं। प्रोकैरियोटा समूह के जीवों के ऊर्जा की प्राप्ति अतिरिक्त श्वसन की क्रिया सामान्यतः कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में सम्मिलित रूप से पूर्ण होती है। सामान्य श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है अथवा माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन को वो कोशिका द्रव्य श्वसन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये प्रकाशीय श्वसन जो है, प्रकाश श्वसन का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? ओटो वारबर्ग इन 1920 इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोगों में प्रेषित किया है कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर का संदमन करती है, यानी कि इनहिबिशन करती है। संदमन, इनहिबिशन को हिंदी में संदमन कहते हैं। ऑक्सीजन का यह संदमनकारी प्रभाव वारबर्ग प्रभाव भी कहलाता है, क्योंकि वारबर्ग ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। अब ऑक्सीजन की विभिन्न सांद्रताओं पर प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन कर वारबर्ग के परिणामों की पुष्टि किसने की? मैक्लिस्टर एवं मायर्स ने की है। उन्होंने बताया कि श्वसन प्रक्रिया में अवशोषित ऑक्सीजन व विमुक्ति कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के आधार पर यह पाया गया है कि C3 पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की दर अंधकार की अपेक्षा दुगुनी होती है। हालांकि श्वसन की इस क्रिया में भी वायवीय श्वसन के समान ऑक्सीजन अंतर्ग्रहित की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में विमुक्त होती है, परंतु इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार का श्वसन क्या कहलाता है? प्रकाशीय श्वसन कहलाता है। फोटो रेस्पिरेशन यानी CO2 इवोल्यूशन एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन इन लाइट डिफर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम दैट इन द डार्क। और सबसे पहले कहाँ ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑब्जर्व किया था उन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन क्लोरेला। अब ऐसी कई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है। RGS बिडवेल ने भी और उनके कोवर्कर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्होंने बताया है कि लाइट स्टिमुलेटेड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन contains a high proportion of carbon fixed recently by photosynthesis. The process contributes to a decrease in net carbon dioxide assimilation and thus a decrease in primary productivity. जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है उसमें कमी आ जाती है। In fact, photosynthetically less efficient species have often a higher rate of photorespiration. अब इसका मेटाबॉलिक पाथवे या उपापचय किस प्रकार से होता है? अब इसमें ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट पाथवे कहलाएगा। ये जो की इंटरमीडिएट जो है, जो कि बनता है इसमें ग्लाइकोलेट, वो फोटो रेस्पिरेशन का की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कंडीशंस विच फेवर फोटो रेस्पिरेशन ऑल्सो फेवर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, एट लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई ऑक्सीजन लेवल्स there is an increase biosynthesis of glycolate during photosynthesis. जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें increase in levels of high levels of oxygen and increase in biosynthesis of glycolate, इसीलिए ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहा जाता है। इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलेट सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन ब्लॉक फोटो रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज नेट CO2 एसिमिलेशन। कार्बन स्वांगीकरण की प्रक्रिया आपको इस डायग्राम द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से तीनों ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, अब प्रक्रिया होती कैसे है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसे हम RUBP भी कहते हैं, कार्बोक्सिलीकरण को उत्प्रेरित करता है। ये एंजाइम क्या कार्य करता है? कार्बोक्सिलीकरण को उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजनेज की भांति भी कार्य करता है। अतः ऑक्सीजन व CO2 दोनों में RUBP से जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। RUBP के ऑक्सीकरण द्वारा व कार्बोक्सिलीकरण द्वारा क्रमशः फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तथा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल
PGA, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल दोनों निर्मित होते हैं। यानी राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ऐसी एक्टिविटी करता है कि यदि ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी करता है तो वो फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, और यदि वो कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया करता है तो RUBP कार्बोक्सिलेज वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है। अतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करने से कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में कमी आ जाती है, और फॉस्फेटीकृत शर्करा जो है, फॉस्फोरिलेटेड शुगर जिसे हम कहेंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के संश्लेषण की दर में भी कमी हो जाती है। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट व फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल दोनों का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर दोनों का RUBP की एक्टिविटी दिखाई गई है, RUBP एंड हियर दोनों का निर्माण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सबसे पहला जो ऑर्गेनेल आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट बनता है जो पेरोक्सीसोम में विसरित हो जाता है। ये सेकंड स्टेप आपको दिख रही है, ये पेरोक्सीसोम में जा रहा है ग्लाइकोलेट जो बन रहा है। फिर पेरोक्सीसोम में ग्लाइकोलेट के ऑक्सीकरण से H2O2 एंड ग्लाइकोलेट बनकर बाद वाला पदार्थ ग्लाइकोलेट चक्र में प्रकाशवसन होता है, प्रवेश कर प्रकाशवसन होता है। ग्लाइकोलेट के ट्रांस एमिनेशन या विपक्ष एमिनेशन जिसे कहते हैं से ग्लाइसिन नामक अमीनो अम्ल बनता है। यहाँ ग्लाइसिन और सीरीन 2 अमीनो अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनते हैं। ग्लाइसिन तीसरे कोशिकांग, यानी तीसरा कोशिकांग क्या है, ऑर्गेनेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन, जिसमें विसरित हो जाता है। यहाँ इससे सीरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। देखिए यहाँ पर सीरीन, यहाँ ग्लाइसिन, कार्बन डाइऑक्साइड विसरित हो रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रांसएमिनेशन की प्रक्रिया, जहाँ अमाइनो ग्रुप यहाँ दिखाया गया है, और इससे ग्लाइसिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में विसरित हो जाता है और फिर सेरीन बन जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 का स्रोत क्या है? ग्लाइसिन है। अब प्रकाशवसन का उपापचय परिपथ या बायोकेमिकल पाथवे किस प्रकार से हम कहेंगे? इसे C2 साइकिल भी कहा जाता है या ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलेट चक्र और C2 साइकिल, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ C2 साइकिल और what is glycolate pathway or what is photorespiration, it is one and the same thing. All the 3 cell organelles, chloroplasts, peroxisomes and mitochondria take part in the photorespiratory metabolism. डायग्राम में आपको सबसे पहले मैंने समझाया ही है। द डायग्राम explains very well that how the metabolic pathway is operated in these 3 organelles. Initial biochemical reaction of photorespiration takes place in the chloroplast. Then glycolate was the key metabolite which became labeled very quickly in experiments with C14O2. The pathway for its biosynthesis was searched for. It was soon observed that the carboxylating enzyme in the C3 pathway of photosynthesis, the ribulose biphosphate carboxylase, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोनों फंक्शंस करता है, it had an oxygenase function as well. This oxygenase activity called as ribulose biphosphate oxygenase activity, which is synthesized phosphoglycerate and phosphoglycolate from ribulose biphosphate and oxygen. इसकी वजह से जो है हमने देखा सीरीन और ग्लाइसिन भी बनते हैं, और तीनों ऑर्गेनेल्स की प्रक्रिया, तीनों ऑर्गेनेल्स में ये प्रक्रिया, ये साइकिल कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में हमने डायग्राम में पूरी तरीके से देखा है। प्रारंभिक अभिक्रिया में राइबुलोज बाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण है, जिससे कि 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल व फॉस्फोग्लाइकोलेट अम्ल बनते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट के तुरंत बाद विफॉस्फेटीकरण, डीफॉस्फोरिलेशन होता है, जिससे ग्लाइकोलेट बनता है, और दोनों अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया है, पहले भी मैंने समझाया है पूरा, ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सीसोम में स्थानांतरित हो जाता है, और पेरोक्सीसोम में ऑक्सीकारक एंजाइम जो होते हैं, ये ग्लाइकोलेट का ऑक्सीकरण होता है यहाँ, जिनकी वजह से और
हाइड्रोजन परऑक्साइड व ग्लाइऑक्सिलेट बनते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड अविषालु होता है तथा यह परऑक्सीजोम में उपस्थित कैटालेज नामक एंजाइम द्वारा जल व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट का ट्रांस अमाइनेशन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ग्लाइसिन अमीनो अम्ल बनता है। तो ये हुई पूरी पाथवे की या इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अब ग्लाइसिन का उपापचय तीसरे ऑर्गेनेल में आपको बताया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अतः यह परऑक्सीडेज एंजाइम से माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित हो जाता है। ग्लाइसिन 2 कार्बन परमाणु वाला अमीनो अम्ल है। इसके 2 अणु मिलकर सीरीन 3 कार्बन युक्त अमीनो अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत ग्लाइसिन है। सीरीन अब माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीजोम में स्थानांतरित हो जाता है, जहां यह अपना अमीनो समूह ऑक्सीकृत ग्लाइऑक्सिलेट को दे देता है, जिससे ग्लाइसिन अमीनो अम्ल बनता है और स्वयं हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का NADH द्वारा अपचयन होता है और ग्लिसरेट बनता है। अंततः ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है, जहां इसके फॉस्फेटीकरण से फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। इसका उपापचय केल्विन चक्र से होता है और पुनः RUBP अर्थात CO2 ग्राही का निर्माण होता है। यह ही पूरी प्रक्रिया कि किस प्रकार से C2 साइकिल संपन्न होता है और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पाथवे में स्टेप्स है, कौन कौन सी स्टेप्स के द्वारा किस तरह से और एमिनो अम्ल का स्थानांतरण हो रहा है, एमिनो अम्ल बन रहा है सीरीन और ग्लाइसिन, और किस तरह से प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जिसमें कि तीनों ऑर्गेनेल्स का इम्पॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये पूरा मैंने डायग्राम से पहले ही समझा दिया है। अब इसमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। प्रकाश श्वसन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है प्रकाश श्वसन की, इसका महत्व क्या है। वो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसके दोनों प्रकार के प्रभाव है, हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रकाश श्वसन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। कुछ हानिकारक प्रभाव है, उनमें जो है प्रभाव मैं आपको बता दूं। प्रकाश श्वसन के उपापचयी परिपथ से स्पष्ट है कि C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत स्वांगीकृत कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाता है, उसकी अधिकांश मात्रा की प्रकाश श्वसन के द्वारा हानि हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में तो इस क्रिया में 50% तक प्रकाश संश्लेषण का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश श्वसन की क्रिया क्या है, संबंधित पौधों में शुष्क भार यानी ड्राई वेट जो उत्पादन होता है, ड्राई वेट प्रोडक्शन तथा उपज को काफ़ी कम कर देती है। तो यह देखा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी पौधों की वृद्धि को प्रेरित कर देती है। पुनः ऑक्सीजन की न्यूनता वाला वायुमंडल प्रकाश श्वसन को भी कम करता है। इसी अवलोकन के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि विभिन्न तरीक़ों से फसली पौधों में प्रकाश श्वसन को कम करके उपज को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। यानी आप जानते हैं जिसमें प्रकाश श्वसन, प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग कर चुके हैं। इस संबंध में कई रासायनिक पदार्थों का परीक्षण भी किया गया है और प्रकाश श्वसन का संदमन यानी इनहिबिशन करके और फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी करने के प्रयास किए गए हैं। दूसरी बात, इसके लाभदायक प्रभाव कौन से हैं। प्रकाश श्वसन की अभिक्रियाओं के दौरान ग्लाइसिन व सीरीन नामक एमिनो अम्ल बनते हैं, जो कि महत्वपूर्ण जैव रसायन है, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड्स जो है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें प्रिकर्सर्स के रूप में ये कार्य करते हैं। अतिरिक्त अपचयनकारी ऊर्जा जिसे हम कहते हैं NADPH2, इसका विसरण होता है या क्षय करने का कार्य करता है। यह कई पदार्थों को प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाता है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है प्रकाश श्वसन की। पौधों के लिए अनुपयोगी बल्कि अधिकतर हानिकारक होता है, क्योंकि इससे पौधों की उपज में कमी हो जाती है, पहले भी बताया आपको।
C3 पौधों में अधिकता से होता है, उनमें भी केवल हरी कोशिकाओं में होता है। C4 पादपों में प्रकाश श्वसन कम या बिल्कुल नहीं होता। इसका कारण यह है कि C4 पादपों में रुबिस्को एंजाइम व केल्विन चक्र से संबंधित अन्य एंजाइम केवल फूलाच्छद कोशिका, फूलाच्छद का मतलब है बंडल शीथ सेल्स में पाए जाते हैं, जहां CO2 की काफ़ी उच्च सांद्रता विद्यमान रहती है। रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की उच्च मात्रा में उपस्थिति में ही ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करता है, अन्यथा कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है। आपको बताया दोनों फंक्शंस या दोनों रोल अदा करता है। रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक ही स्थल होते हैं, पेरोक्सिसोम केवल हरी कोशिका में पाए जाते हैं। प्रकाश श्वसन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, जो विषैला पदार्थ है, अतः शीघ्र ही ऑक्सीजन व H2O में तोड़ दिया जाता है। इसका विघटन हो जाता है, ऑक्सीजन एंड वाटर। इसका श्वसनाधार 2 कार्बन युक्त ग्लाइकोलिक अम्ल है, जिसका निर्माण तत्काल होता है और यह संचित नहीं होता है। यह केवल प्रकाश में अर्थात दिन में होता है। तो इस प्रकार फोटो रेस्पिरेशन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस and there are few facts and few important points I have quoted। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया और इसके क्या महत्व है, क्या हानिकारक प्रभाव है, क्या लाभदायक प्रभाव है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शेष भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।